रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने पहली बार ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के अंदर घुसकर बहुत बड़ा हमला किया है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल बेहद खतरनाक और लंबी दूरी की एक मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल न करने को लेकर रूस काफी दिनों से यूक्रेन को चेतावनी तक दे रहा था। लेकिन अब 1000 दिन के इस महायुद्ध में पहली बार यूक्रेनी सेना ने ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के काफी अंदर पहुंचकर यह हमला किया है। वैसे अभी यह पता नहीं चल पाया कि रूस को ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल हमले में आखिर कितना और क्या-क्या नुकसान यहां पर झेलना पड़ा है, लेकिन इतना तय है कि एक और खतरनाक हमला यहां पर किया गया है। रूस यूक्रेन महाजंग में जो हालात अब बन रहे हैं, वैसे जंगी हालात पिछले 1000 दिनों से चल रहे युद्ध में भी नहीं बने थे। व्लादिमीर पुतिन ने अब 2 लाइन में 2 टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि रूस पर लंबी दूरी से मिसाइल हमला करके यूक्रेन और नेटो ने रूस को अब परमाणु जंग के लिए मजबूर कर दिया। पुतिन की इस धमकी के बाद से यूक्रेन समेत नेटो के कम से कम 4 देशों ने रूस के एटमी हमलों से बचने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां भी कुछ इस तरह से शुरू कर दी हैं। За Россию! За победу! Ура! एक 1000 दिन सिर्फ युद्ध, अब तीसरा विश्व युद्ध। Greatest political comeback in the history of the United States of America. आज से 61 दिन बाद 26 जनवरी 2025 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति की शपथ ले रहे होंगे। क्या उस वक्त तक राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन समेत आधे यूरोप को परमाणु युद्ध में भस्म कर चुके होंगे? क्या तीसरा विश्व युद्ध अगले 60 दिनों के अंदर शुरू हो जाएगा? ये दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस में घुसकर अमेरिकी मिसाइलों से ऐसा खौफनाक हमला कर दिया है जिसने अब पुतिन को लगभग बेकाबू कर दिया है। हम आपको 2 तस्वीरों के जरिए ये दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वॉर एक्सपर्ट्स डंके की चोट पर कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन जंग कभी भी तीसरे विश्व युद्ध या फिर परमाणु युद्ध में नहीं बदल पाएगी, वही एक्सपर्ट्स अब ये मानने को मजबूर हो गए हैं कि जंग में नए हालात तेजी से बदल चुके हैं और रूस की सीधी जंग नेटो और अमेरिका के साथ शुरू हो सकती है। यूक्रेन जंग के 1000वें दिन अमेरिका से मिली लंबी दूरी की 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से रूस पर हमला करके यूक्रेन ने हालात पूरी तरह से बेकाबू कर दिए हैं। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने जाते जाते यूक्रेन को ऐसी ताकत दे दी है जिसने ज़ेलेंस्की को एक तरह से भस्मासुर बना दिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं नाटो के 32 देशों में कम से कम 6 देशों ने महज 18 घंटे के अंदर ही बंकरों में खाना पानी, दवाइयां और जरूरी सामान भरना शुरू कर दिया है। बंकर में खाना पानी जमा, पुतिन का परमाणु विश्व युद्ध शुरू। रूस यूक्रेन के बीच जंग बेहद चरम पर पहुंच चुकी है। रूस की ताजा परमाणु धमकी से कोहराम मचना शुरू हो चुका है। हम आपको नेटो के उन देशों के ताजा हालातों के बारे में बता रहे हैं जो पुतिन के परमाणु एक्शन वाली धमकी से सदमे में चले गए हैं। 32 देशों वाले नेटो में शामिल स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड रूस की एटमी जंग को लेकर हाई अलर्ट है।
द मिरर ऑफ यूके की रिपोर्ट के मुताबिक कई नाटो देश अपने नागरिकों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कह दिया है। द मिरर ऑफ यूके की खबरों के दावों के मुताबिक परमाणु युद्ध छिड़ने की आशंका के बीच स्वीडन ने अपने नागरिकों को आगाह किया है और पैम्फलेट बांटे हैं। स्वीडन ने 50 लाख युद्ध से जुड़े पैम्फलेट नागरिकों को बांटे हैं। पैम्फलेट में नागरिकों से युद्ध के लिए तैयार रहने का आग्रह किया गया। पैम्फलेट में बंकर में पानी, खाना, दवाइयों का भंडारण करने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं नॉर्वे में भी अपने नागरिकों के बीच इमरजेंसी पैम्फलेट जारी किए हैं, जिसमें लोगों को पूरे युद्ध के बारे में समझाया गया है। इसके साथ ही किसी इमरजेंसी की स्थिति में 1 सप्ताह तक भोजन पानी की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। वहीं डेनमार्क ने अपने नागरिकों को सूखा राशन, पानी और दवाइयां जमा करने के लिए ईमेल भी भेजे हैं। डेनमार्क ने पहले ही अपने नागरिकों को राशन, पानी और दवाओं का स्टॉक रखने के लिए ईमेल भेज दिया है, ताकि परमाणु हमले की स्थिति में 3 दिन के लिए इमरजेंसी व्यवस्था रखी जा सके। जबकि स्वीडन की आपातकालीन लिस्ट में आलू, पत्ता गोभी, गाजर और अंडे, बोलोग्रीज सॉस, तैयार ब्लूबेरी और रोज हिप सूप शामिल है, ताकि एटमी युद्ध के वक्त नागरिकों को भूखा न मरना पड़े। नाटो के कई देशों को अब युद्ध का डर है और वो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। वहीं फिनलैंड विश्व युद्ध को लेकर सबसे ज्यादा सतर्क है। फिनलैंड ने भी अपने नागरिकों से संकट की तैयारी करने के लिए कहा है। फिनलैंड ने अपने ऑनलाइन ब्रोशर को अपडेट कर दिया है। गाइडलाइन में बताया गया है कि विभिन्न हालातों में क्या करना चाहिए। नागरिकों से संकट की स्थिति में खुद को सुरक्षित रखने को कहा जा रहा है। यूक्रेन में अमेरिकी दूतावास बंद, परमाणु हमले का खौफ। पुतिन की वार्निंग के बीच अमेरिका ने यूक्रेन में अपना दूतावास अगले आदेश तक बंद कर दिया है। पिछले 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने अमेरिका से मिली 6 लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल, टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी अटैकम्स के रूस के ब्रांस्क क्षेत्र में भीषण हमला किया है, जिसके बाद से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। पुतिन ने 19 नवंबर 2024 को पश्चिम और यूक्रेन को खुली चेतावनी देते हुए एक डिक्री पर साइन किए, जिसमें इस बात का दायरा तय किया गया है कि मॉस्को किन हालात में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर कोई देश जिसके पास परमाणु शक्ति नहीं है, अगर वो किसी न्यूक्लियर पावर वाले देश के सपोर्ट से रूस पर हमला करता है, तो इसे रूस के खिलाफ जंग का ऐलान समझा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ तो जवाब में परमाणु हमला भी किया जा सकता है। पुतिन ने ये बदलाव अपने देश के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में किया है, ताकि यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे देश उस पर हमला न कर सके। लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर हमला करने की मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद यूक्रेन ने रूस पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला करके तीसरे विश्व युद्ध की परमाणु चिंगारी को भड़का दिया है। 1,000 days, I think it's enough to understand that Putin doesn't want any peace. Even this day, this is the fact, not some such words or something like this, not rhetoric. I mean, even this day, they killed our civilians. Even especially this day, they presented nuclear weapons strategy. Why? They didn't present peace strategy. Did you hear it? Did you read about it? No, of course, nuclear weapons strategy. Because he wants just to make chaos in the world. He wants to destroy Ukraine not only, and some other countries of NATO. रूस में परमाणु घड़ी की टिक टिक शुरू। उत्तर कोरिया में परमाणु घड़ी की टिक टिक शुरू। रूस और उत्तर कोरिया की परमाणु टिक टिक से ज़ेलेंस्की के होश उड़ गए हैं। रूस और उत्तर कोरिया के एटमी हमले की तैयारी देखकर नाटो के 32 देश बौखला गए हैं। एक लाइन में सीधी खबर यह है कि अब रूस ने फिर से अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी, ब्रिटेन और यूक्रेन को साफ चेतावनी दी है कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो अब सिर्फ परमाणु युद्ध होगा।
रूस की इस धमकी को इसलिए बहुत ही सीरियस लिया जा रहा है क्योंकि रूस की तरफ से ये खौफनाक परमाणु धमकी रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने दी है। पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन, अमेरिका और नाटो के 32 देशों को धमकी दी है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि हालात ऐसे हो रहे हैं कि रूस को परमाणु प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। रूस के परमाणु हथियारों की घड़ियों ने टिक टिक करना शुरू कर दिया है। रूस की तरफ से एटमी धमकी ऐसे वक्त में सामने आई है जब राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन ने यूक्रेन जंग में एक दूसरे का साथ देना शुरू कर दिया है। उत्तर कोरिया के 12,000 से ज्यादा सैनिक इस वक्त पूर्वी यूक्रेन की सीमा से लगे कुर्स्क इलाके में मौजूद हैं। रूस के कुर्स्क से कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिनसे साबित हो चुका है कि रूस की तरफ से उत्तर कोरिया के हजारों सैनिकों ने यूक्रेनी इलाकों पर हमले शुरू कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया की मिसाइलों से रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में हमले किए हैं। ईरान के बाद उत्तर कोरिया ही वो देश है जो यूक्रेन जंग में सीधे सीधे नाटो और अमेरिका से जंग करने को तैयार हो चुका है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि अभी तक दुनिया को ईरान की परमाणु क्षमता के बारे में पता नहीं चला है, लेकिन दुनिया जानती है कि उत्तर कोरिया के पास 50 से 60 परमाणु बम और मिसाइलें हैं। यहाँ इस वक्त हालात बेहद जटिल हो चुके हैं। इन दो तस्वीरों से समझ लीजिए क्योंकि नाटो रूस की परमाणु धमकी को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले रहा है। पहली तस्वीर में उत्तर कोरिया का दानाशाह किम जोंग उन है जो अपनी परमाणु मिसाइलों की ताकत के बल पर न सिर्फ दक्षिण कोरिया को धमकी दे रहा है बल्कि अब तो यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया अपनी परमाणु क्षमता दिखाने के लिए मचल रहा है। दूसरी तस्वीर में राष्ट्रपति पुतिन को परमाणु मिसाइलों के साथ देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि रूस दुनिया में इकलौता देश है जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु बम और हथियार हैं। अब ऐसे हालात में परमाणु बम और मिसाइलों से लैस तानाशाह किम अगर पुतिन के कहने पर एटमी हमला कर देगा तो फिर नाटो और यूक्रेन का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पुतिन ने उत्तर कोरिया की सेना से लेकर परमाणु हथियारों को जंग में उतारने का पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। हम आपको पुतिन के बेहद करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का वो बयान दिखाने जा रहे हैं जिसके खौफ से ज़ेलेंस्की का खून सूखना शुरू हो गया है, क्योंकि रूसी सूत्रों का दावा है कि रूस यूक्रेन पर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब यानी FOAB से सबसे विनाशक हमला करने जा रहा है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के बयानों ने इसका इशारा कर दिया है। कुल मिलाकर रूस पर यूक्रेन ने हमला करके न सिर्फ तीसरा विश्व युद्ध भड़का दिया है बल्कि अब यूरोप पर परमाणु हमले का खतरा कई गुना बढ़ गया है। नेतन्याहू ने हमास के सफाई के लिए एक बम्पर ऑफर प्लान तैयार किया है, ये आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इस बीच ये जरूर बताना चाहिए कि तेल अवीव में पुतिन का टैंक किलर आखिर किस तरह से यहां पर सामने आया है। जी हां, हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम तेल अवीव को तबाह करने की नई धमकी यहां पर दे चुके हैं। हिजबुल्लाह चीफ ने टॉप कमांडर मोहम्मद अफीफ की मौत का बदला लेने का ऐलान किया है। मोहम्मद अफीफ हिजबुल्लाह की मीडिया सेल का टॉप कमांडर था। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्स को दक्षिण लेबनान में हथियारों का ऐसा जखीरा मिला जिससे ईरान और सीरिया में खलबली मच गई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हिजबुल्लाह रूस के टैंक किलर इस्तेमाल कर रहा है। जंगी जेट से बरसे बारूद से बर्बाद हो रहा लेबनान।
जैसा कोहराम कफर में है, वैसा बारूदी मंजर अल फैदा का है। बारूदी प्रहार से लेबनान के जहरानी की हवा तक जहरीली हो चुकी है। तेहरान टाइम्स ने दावा किया है कि इजरायल लेबनान में फॉस्फोरस बम बना रहा है। इजरायल की एयर स्ट्राइक का बदला हिजबुल्लाह बॉर्डर पार रॉकेट की बौछार से ले रहा है। लेबनान के लड़ाके बराबर की टक्कर दे रहे हैं। कई फ्रंट पर तो हिजबुल्लाह हावी हो चुका है। इजरायल के किर्यात शमोना की रिहायशी बस्ती पर फटते लड़ाका ग्रुप के रॉकेट युद्ध में नया टर्न आने की तस्दीक कर रहे हैं। इजरायल आर्मी को समझ में नहीं आ रहा कि फाइटर ग्रुप के हाथ कौन सा अजेय हथियार लगा है। हिजबुल्लाह को हथियार ईरान से मिलते हैं। हिजबुल्लाह लड़ाके सीरिया के रॉकेट से लड़ते हैं। नसरल्लाह आर्मी तस्करी के हथियारों से जंग लड़ रही है। इजरायल पर हमले में ईरान सपोर्टर कुछ देशों के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार सबूत मिला है कि हिजबुल्लाह लड़ाके पुतिन के हथियारों से नेतन्याहू आर्मी को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। ये पर्दाफाश खाड़ी युद्ध के सबसे विस्फोटक रुख अख्तियार करने की मुनादी है। हिजबुल्लाह फाइटर जिस तरह से इजरायल को दहला रहे हैं, तेल अवीव को मिसाइल से जला रहे हैं, लेबनान से ड्रोन के बेड़े इजरायल में घुसकर कोहराम मचा रहे हैं, उसका अगला पड़ाव पूरे इजरायल की तबाही तक पहुंच सकता है। नेतन्याहू के लिए वॉर जोन से बैक टू बैक आ रही बैड न्यूज से ज्यादा डराने वाला अपडेट हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम में मिले मोस्ट पावरफुल नेशन के जंगी लड़ाके हैं। रूस के हथियारों से इजरायल को धुआं कर रहे हिजबुल्लाह लड़ाके युद्ध को जीत की दहलीज तक ले जा सकते हैं। तो क्या रूस ने युद्ध जीतने वाले हथियारों की खेप लेबनान भेज दी है? क्या ईरान से सीक्रेट डील के तहत रूस हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई करने लगा है? या फिर प्रेसिडेंट पुतिन की जानकारी में खाड़ी युद्ध में मेड इन मॉस्को हथियारों के धमाके सुनाई दे रहे हैं? सच क्या है? हिजबुल्लाह के पास कौन कौन से रूसी हथियार हैं? नसरल्लाह आर्मी क्या रूस की लॉन्ग रेंज मिसाइल भी जुटा चुकी है? अपडेट डरावना है, नेतन्याहू के लिए खौफनाक है। लेबनान में युद्ध में उलझी इजरायली सेना के लिए सदमे से कम नहीं है। उधर गाजा फ्रंट पर भी इजरायल जोरदार झटके महसूस कर रहा है, जहां हमास लड़ाकों ने इजरायल के रिजर्व सैनिकों को ढेर कर दिया है। Until the immediate threat from Lebanon is removed and our people, Israelis living in their own sovereign territory, in their own homes, can safely return to their homes. That's when the conflict will end in our north, not a moment before. उत्तरी गाजा में लड़ाई के दौरान इजरायली रिजर्व सैनिक मारा रोई सेसन की मौत हो गई है। इस झड़प में केफिर ब्रिगेड के नैशोन बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल योएल ग्लिकमैन भी जख्मी हुए हैं। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक सेसन गाजा और उसके आसपास के ऑपरेशन में मारे जाने वाले 379वें इजरायली सैनिक हैं। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद से अब तक इजरायल के 800 सैनिक लड़ाई में मारे जा चुके हैं। אנחנו מדברים כרגע על משא ומתן אפשרי להסדרה. האמריקנים מובילים את זה. אני אומר, זה מתבצע רק תחת אש. הוא מתבצע עם הרבה מאוד אש. इस बीच इजरायल की जेल में बंद हमास फाइटर से मिले खुफिया इनपुट से नेतन्याहू कैबिनेट दहल गई है। अब शालोम के पुलिस कमिश्नर कोबी याकोबी ने नेसेट राष्ट्रीय सुरक्षा समिति को जानकारी दी है कि इजरायल की जेल में नई जंग शुरू होने जा रही है। इजरायल की जेल में बंद हमास की फतेह ब्रिगेड के टॉप कमांडर ने यह धमकी सीधे कोबी याकोबी को दी है। इजरायली जेल में बंद फतेह ब्रिगेड अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। उसी दिन से इजरायल की जेल में बंद हमास लड़ाके युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं। यानी इजरायल के लिए जंग के मैदान की तरह हालात देश के भीतर भी बन सकते हैं। मगर इजरायल के लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो है हिजबुल्लाह लड़ाकों के हाथ में रूस के विनाशकारी हथियार।
फाइटर ग्रुप ने पुतिन आर्मी के विस्फोटक हथियारों का जुगाड़ कैसे किया, इस सीक्रेट वॉर प्लान का पता कैसे लगा, अब इसे भी जान लीजिए। साउथ लेबनान में इजरायल डिफेंस फोर्स को ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के हथियारों का बड़ा जखीरा मिला। इस जखीरे में मेड इन रशिया एंटी टैंक मिसाइल मिली। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सीरियाई सुरक्षा अधिकारी और एक अरब ऑफिसर के हवाले से बताया कि ये हथियार सीरियाई नेता के स्वामित्व वाले थे, जिनकी आपूर्ति रूस कर रहा था। हालांकि ये साफ नहीं है कि हथियार लेबनान के फाइटर ग्रुप तक कैसे पहुंचे। सीरिया के सिविल वॉर में रूस और हिजबुल्लाह दोनों राष्ट्रपति बशर अल असद की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायली सेना के अनुमान से बड़ी संख्या में खतरनाक हथियार मिलने से आईडीएफ में हड़कंप है। आईडीएफ कमांडर के मुताबिक हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी हमले के शुरुआती दिनों में मिले 60 से 70% हथियार रूस के थे, जिसमें सबसे बड़ी खेप एंटी टैंक मिसाइल की है। हिजबुल्लाह के पास रूस की कॉर्नेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें मिली हैं। रूस ने कॉर्नेट मिसाइल को 1994 में लॉन्च किया था। इसे 9M133 मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 9P1631 ट्राइपॉड लॉन्चर और 1PN791 थर्मल साइट के साथ मिलकर 9K13P मिसाइल सिस्टम बनाता है। इसे सिर्फ 2 सैनिकों के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉर्नेट मिसाइल फायरिंग पोजीशन से ट्रांसफर में 1 मिनट से भी कम समय लेती है। हर एक सेकंड में मिसाइल सिस्टम अगले शॉट के लिए रेडी हो जाती है। אני רוצה שתדעו שצה"ל במקביל עובד חזק מאוד. היום תקפנו כבד מאוד בביירות, בדחיה, מטרות של חיזבאללה. אנחנו תוקפים בעומק ואנחנו תוקפים הרבה מאוד בסוריה ובגבול סוריה-לבנון כדי שלא ייכנס לחיזבאללה אמל"ח. पुतिन आर्मी जिन हथियारों से यूक्रेन में तहलका मचा रही है, वही हथियार हिजबुल्लाह लड़ाके इस्तेमाल कर इजरायल को हराने के वॉर प्लान पर चल रहे हैं। मगर फाइटर ग्रुप को हथियार की सप्लाई कौन कर रहा है, इस पर ना तो रूस जवाब दे रहा है, ना ही सीरिया ने कोई सफाई दी है। जाहिर है हिजबुल्लाह की तरफ से जवाब मिलना भी नहीं है। लेकिन इजरायल ने क्लियर कर दिया है कि लेबनान में मिले रूसी हथियारों का क्या होगा। इजरायल के डिप्टी विदेश मंत्री शेरेन हास्केल ने लेबनान, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में आईडीएफ की ओर से जब्त किए गए किसी भी रूसी हथियार को यूक्रेन को देने का प्रस्ताव रखा है। यूक्रेन के राजदूत ने इसकी तारीफ की है। ये प्रस्ताव पास हुआ तो एक नया फ्रंट खुलना तय है। इजरायल ने यूक्रेन के लिए स्टैंड लिया तो पुतिन खुलकर खाड़ी युद्ध में आ सकते हैं। ऐसे में ईरान और पुतिन का अलायंस इजरायल के लिए सबसे बड़ा सेटबैक हो सकता है। रूस के पास दुनिया के सबसे विनाशकारी हथियार हैं, जिनके हाथ लगते ही ईरान समर्थक फाइटर ग्रुप इजरायल को घेर कर मारेंगे। ज्वाइंट अटैक से इजरायल सिर्फ एक सूरत में निपट सकता है, वो है सुपर पावर अमेरिका का युद्ध में सीधा दखल। अमेरिका की एंट्री न्यूक्लियर युद्ध का अलार्म होगा।